बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेनज़ीर भुट्टो सेकंड टर्म इन ऑफिस 1993 टू 96। यानी आज हम बात करने लगे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं इनके सेकंड दौर की, कि भाई इनका जो सेकंड दौर है वो कब से कब तक रहा और उसके जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या क्या रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास कंटेंट क्या है कि हम किस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, हुकूमत जो है वो कैसे बनी या इससे पहले क्या था। इसी तरह हम देखेंगे जी रिव्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का उसमें क्या क्या हुआ। इसके बाद सेकंड टर्म में जो है वो क्या हुआ। उसके बाद हम इनके चैलेंजेस देखेंगे कि भाई सेकंड टर्म में क्या क्या चैलेंजेस रहे। इनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे, इनके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो कैसे हुआ। तो चलिए जो है वो क्विकली जो है वो रिव्यू लेते हैं। अब अगर सबसे पहले बात की जाए बैकग्राउंड की कि भाई इसका पस मंज़र क्या रहा, तो पस मंज़र में हम ये जानते हैं कि क्या हुआ जी कि 1990 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, IGI जिसको हमने कहा, तो IGI की हुकूमत बनी और 1993 तक ये गवर्नमेंट रही। ऐसा ही है। अब 1993 में वो गवर्नमेंट भी घर चली गई। क्यों? करप्शन के चार्जेस के ऊपर, कि भाई ये कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा करप्शन की है तो उनको वापस भेज दिया गया। और यही चार्जेस जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है इनके फर्स्ट टर्म के ऊपर भी लगे थे कि फ़र्स्ट टर्म में इनकी असम्बली को भी डिज़ोल्व इसीलिए किया था कि भाई आपने क्या किया, आपने करप्शन की है। तो नवाज शरीफ साहब को भी वापस घर भेज दिया और उसके नतीजे के तौर पर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस बहाल कर दिया। लेकिन क्योंकि प्रेशर था आर्मी का और प्रेसिडेंट साहब का, तो इन्होंने फिर फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों साथ ही जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये डील की थी और इस तरह फिर दोनों चले गए और री इलेक्शंस हुए 1993 के अंदर। अब जब री इलेक्शंस हुए तो 1993 के री इलेक्शंस में दोबारा से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है यानी पीपल्स पार्टी जो है वो री इलेक्ट होके आ गई। इससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, कि जो फर्स्ट टर्म रही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उसमें क्या हुआ। तो फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो 1988 में जो इलेक्शंस हुए उसके नतीजे के तौर पे इनकी हुकूमत बनी और ये उसी टाइम पे यानी 2 साल पहले 1986 में वापस आई थी, क्योंकि इनको जिलाद वतन कर दिया गया था ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। तो जब ये वापस आई और उसके बाद एक टफ़ इलेक्शन की कंपेन चलाई और ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी और इस तरह से इनकी हुकूमत बनी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी जो है वो इन्हें मिली थी। लेकिन बावजूद उसके जो है ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सकी, क्योंकि मुल्क की कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं थी और दूसरा इनका भी फर्स्ट टर्म था तो इनका भी जो है एक्सपेरिमेंटल फेजेस थे। लेकिन फिर करप्शन के चार्जेस के ऊपर और नेपोटिज्म के ऊपर इन्हें घर भेज दिया गया कि भाई आप तो अपने ही लोगों को भर्ती करती हैं जबकि आपसे मुल्क वैसे भी संभाला नहीं जा रहा। तो ये कुछ इनका फर्स्ट टर्म का रिव्यू और इसका बैकग्राउंड था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर की, कि भाई जो सेकंड टर्म था दूसरा दौर जो है वो कैसा रहा। तो अगर दूसरे दौर की बात करें तो शायद कि दूसरा दौर पहले दौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा, यानी कि आपको हमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी दूसरे दौर के अंदर भी। क्योंकि दूसरा जो दौर है उसके अंदर अगर हम चैलेंजेस देखें कि भाई चैलेंजेस क्या थे, तो चैलेंजेस में इस्टेब्लिशमेंट का चैलेंज था, लेकिन जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरकम किया। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी यानी 1988 टू 1990, तो फर्स्ट टर्म में इस्टेब्लिशमेंट का दोनों तरफ से चैलेंज था। एक तो ये कि आर्मी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और आर्मी को पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कबूल नहीं थी, क्योंकि जो पीछे ज़िया-उल हक साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था वो हम सब जानते हैं। दूसरा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, वो भी जो है 80% पंजाब की थी, ऐसा ही है। तो उसको भी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन इस बार इनकी अप्रोच जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वो कुछ डिफरेंट थी। इस बार भुट्टो साहिबा ने क्या किया जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ख़ास करके आर्मी के साथ बना के रखी और उनसे मशवरा लेके ही चलती रहीं और ऐसे लोगों को सामने लेके आई आर्मी के अंदर जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है उसके हामी थे और उन लोगों को प्रमोट किया। दूसरा चैलेंज था तालिबान का। अब तालिबान का चैलेंज आप सामने देख रहे हैं, उसामा बिन लादेन साहब जो हैं, जो किसी ज़माने में हीरो थे उसके बाद इनको जो है वो विलन बना दिया गया।
तो ये जो उसामा बिन लादेन है, इनका जब कंट्रोल आया 1992 के अंदर और फिर 1996 में इनकी गवर्नमेंट बन गई स्ट्रॉन्ग होल्ड में, तो इन्होंने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मानने से इनकार कर दिया। और जैसे मैंने कहा था फर्स्ट टर्म के अंदर भी इनको ये चैलेंज रहा कि जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ थी वो इनके इख्तियार मानने से इनकार कर रही थी। क्यों? कि भाई ये खातून हैं, औरत हैं, और औरत होने के नाते इस्लाम जो है वो इनको इजाज़त नहीं देता कि मुल्क की सरबराह बने, कि भाई औरत जिस मुल्क की सरबराह बनेगी वो तबाह होगा। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के रिलेशंस भी है तालिबान के साथ। जो तालिबान हमारे जो KPK का एरिया था जिसमें वो मौजूद थे, तो वहाँ पे जो मौजूद थे उनके साथ भी जो है वो कंडीशन ख़राब हुई, और जहाँ ये जाती बाहर के मुल्क भी वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ एहतजाज होता। इवन यहाँ तक कि जब ये बरतानिया के दौरे पे गई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो वहाँ पे भी जो है वो इस्लामिस्ट जो थे उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया कि भाई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक औरत हो कि क्यों जो है वो इस्लामी मुल्क की सरबराह है। तो इनको ये चैलेंज रहा। ऑपरेशन की बात करें, अपोजिशन की बात करें अगर, तो अपोजिशन की तरफ से ऑब्वियसली जो है वो PML, वो जो IJI थी, अब IJI क्लियरली जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी बन चुकी थी। तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये रिवायत रही है कि भाई अपनी जो हार है उसको कभी नहीं मानना और दूसरे को ब्लेम करना है और उसके नतीजे के तौर पे उनको खेलने भी नहीं देना। जैसे अभी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि वो 2 नंबर तरीके से आए, इसलिए अपोजिशन समझती है कि उसका पूरा हक है, या फजलुर रहमान साहब जैसे समझते हैं कि उनका पूरा हक है कि वो क्या करें, इस गवर्नमेंट को घर भेजें। तो हमेशा से ये हिस्ट्री होती आई है, तो अपोजिशन ने कभी भी गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया खुल के। और ऊपर से एक बैड लक जो थी वो क्या थी कि इस बार जो मेजॉरिटी मिली थी PPP को, वो मेजॉरिटी फर्स्ट टर्म की तरह नहीं थी, यानी वो मेजॉरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बल्कि वो कमज़ोर मेजॉरिटी थी, बहुत कम गैप था। उसके अलावा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे वो एज़ इट इज़ थे कि जो हमारी इकॉनमी थी वो तो नीचे ही जा रही थी। पिछले हमने दौर में देखा था कि प्राइवेटाइजेशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद उसके जो है वो इकॉनमी नीचे गई। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की कि भाई इन चैलेंजेस के बावजूद जो है इन्होंने क्या क्या अचीव किया, और वो जो अचीव किया वो कितना जो है वो अच्छा था, या किस लिहाज से वो मुल्क के लिए जो है वो कितना बेहतर रहा। तो उसमें सबसे पहले इनकी अचीवमेंट को ही हम ये कंसिडर करेंगे कि KPK जो उस टाइम पे शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। KPK और बलूचिस्तान, ये जो दोनों सूबे थे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी थी वो नवाज शरीफ साहब की बनी थी, कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे दूसरी छोटी पार्टीज़ को साथ मिला के यहाँ पे हुकूमत बनाई थी। लेकिन जो भुट्टो साहिबा थी उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने यहाँ पे भी अपनी हुकूमत बना ली, यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हुकूमत को ख़त्म करके नवाज शरीफ साहब की और उनके अलाइज की, और यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को बनाया। इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत किसकी होगी, पीपल्स पार्टी की। दूसरा हम कह सकते हैं जी US का विज़िट हुआ, 2 टाइम्स इन्होंने US का विज़िट किया, ठीक है। और US का विज़िट किया तो US के विज़िट में कुछ बहुत सी सीक्रेट बातें भी हुई जिनको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने लगे, जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब को उस टाइम के साथ लेके गई एक विज़िट में, और वहाँ पे इसराइल के साथ भी, मोसाद के साथ उनकी मीटिंग करवाई। तो ये काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन US विज़िट में एक अच्छा काम क्या हुआ कि इन्होंने एक ब्राउन अमेंडमेंट जो है वो पास करवाई। और ब्राउन अमेंडमेंट क्या थी कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो 1990 में इन्हीं का जो दौर था, तो उस टाइम पे जब क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, पाकिस्तान क्योंकि एटम बम बना रहा था, तो उन्होंने कहा भाई आप एटम बम बना रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर सैंक्शंस लगे, तो उनको कम करवाया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। ये काफ़ी अच्छा जो है इनका एक विज़िट रहा। उसके बाद वुमेन राइट्स के ऊपर फर्स्ट टर्म जो इनका था, कुछ भी नहीं हो सका फर्स्ट टर्म के अंदर, कि फर्स्ट टर्म में हमने देखा था कि वुमेन राइट्स के ऊपर जो है वो कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ, और औरतें ही जो थीं वो खिलाफ हो गई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। तो सेकंड टर्म में जो है इन्होंने औरतों के लिए काफ़ी काम किए। फर्स्ट वुमेन बैंक जो है वो भी स्टार्ट किया, और वुमेन्स को लोन स्कीम वगैरह स्टार्ट की, और यानी उनके लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जो हुदूद ऑर्डिनेंस थे वो ये ख़त्म ना करवा सकी। तो हुदूद ऑर्डिनेंस ख़त्म ना हुए, इस वजह से जो औरतें थीं, या जो ख़ास करके सिविल सोसाइटी की औरतें थीं, वो फिर भी इनको जो है वो बुरा भला ही कहती थी, और इसी वजह से इनको आयरन लेडी का नाम भी पड़ा कि भाई ये जो है ये तो किसी की मानती ही नहीं। तो खैर ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया सेकंड टर्म के अंदर। अच्छा, लिटरेसी जो है, यानी कि जो थोड़ा सा हमारे मुल्क के अंदर तालीम का जो मैयार था उसको थोड़ा बुलंद किया गया, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर की जो सर्विसेज को बुलंद किया गया, गो के हुई नहीं लेकिन फिर भी मानते हैं कि किया गया। अच्छा, ड्रग ट्रैफिकिंग जो थी, जो कि स्मगलिंग वगैरह बॉर्डर्स के ऊपर ख़ास करके इंडिया के साथ जो होती या अफ़गानिस्तान के साथ जो होती थी बहुत बड़े पैमाने पे, तो उसको जो है वो कंट्रोल किया गया। और फॉरेन पॉलिसी को जो है वो रिव्यू किया गया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या, क्योंकि अब आर्मी जो है वो इट्सेल्फ
गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे। और कश्मीर इशू के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्टैंड लिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम था इनका कि कश्मीर इशू पे इन्होंने खुल के जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी बात की कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भारत का एक बहुत ही बुरा चेहरा है, यानी उन्होंने बहुत खुल के बात की भारत के ऊपर। और इसके अलावा भी भारत जो है वो एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में पाकिस्तान और भारत आए थे इनके दौर के दौरान, तो उस वजह से भी जो है भारत की तो इस वजह से भारत की काफ़ी ज़्यादा ये मुखालिफ रही अपने सेकंड टर्म के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमने देखा था कि 1989 के अंदर, 88 के अंदर जो सार की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें इनके हालात काफ़ी अच्छे थे। 3 दिन का विजिट भी रहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उसके बावजूद जो है बाद में फिर हालात ख़राब हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की कि वो तो अचीवमेंट रही, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर इनके ड्रॉबैक्स क्या रहे। और सेकंड टर्म के ड्रॉबैक्स बहुत ही शदीद रहे इनके लिए और वो बहुत बुरा जो है वो इफेक्ट लेके आए। अब ड्रॉबैक्स में क्या रहा, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के साथ रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। अब वो जो रिलेशंस थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के क्यों ख़राब हुए, वो हुए जी किलिंग ऑफ मुर्तज़ा भुट्टो। अब मुर्तज़ा भुट्टो जो इनके भाई थे, जो कि जिनके ऊपर को 80 से ज़्यादा मुकदमे बने हुए थे, तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे लाड़काना से, और उनका ये मानना था। अब ज़रा आपने यहाँ कुछ बातों को समझना है। जो मुर्तज़ा थे वो क्या समझते थे कि भाई असल में जो भुट्टो साहब हैं, यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनका जो उनकी सीट है वो मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो क्या हैं जी, वो बेटा हैं। तो जबकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो बेटी हैं, तो इस वजह से उनको ये नहीं मिलता, जबकि वो तो जरदारी के साथ उनकी शादी हुई हुई है। तो इस वजह से ये मानते थे कि इनको ये स्टेक मिलना चाहिए। तो ये बाहर थे, ये वहाँ से वापस आए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और तकरीबन 8 माह तक ये अंदर रहे। उसके बाद जब ये बाहर आए तो इनकी, यानी कि ये जो मुर्तज़ा भुट्टो थे, इनकी शदीद किस्म की नफ़रत थी जरदारी साहब के साथ, क्योंकि ये जो जरदारी साहब थे इनको ये मानते थे कि भाई इन्हीं की वजह से जो है इनकी बहन भी इनसे नफरत करती है और दूर जा रही है। तो जरदारी साहब खुद भी नहीं चाहते थे कि भाई किसी तरह से मुर्तज़ा जो है वो पावर में आए, तो उनकी पावर तो चली जाएगी। इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी खुद जो है यही चाहती थी कि भाई मुर्तज़ा भुट्टो बाहर ही रहें और इनको यहाँ पे आके डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे में क्या हुआ, मुर्तज़ा भुट्टो को जो है वो एक ऑपरेशन के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब ज़रा बात को समझना है आपने कि जब इनको कत्ल कर दिया गया तो उसका इल्ज़ाम किस पे लगा। उसका इल्ज़ाम जो मुर्तज़ा भुट्टो के सपोर्टर्स थे उन्होंने लगाया जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर। उनका जी बेनज़ीर भुट्टो जो हैं इन्होंने अपने भाई को कत्ल करवा दिया पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरी साइड पर अगर बात करते हैं तो दूसरा जो इल्ज़ाम जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया वो लगाया सदर साहब के ऊपर, फारूक लगारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई उन्होंने जो है हुकूमत की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कत्ल करवाया है। अब इस वजह से जब फारूक लगारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो इनके जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस क्या हो गए जी, प्रेसिडेंट के रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो गए पीएम के साथ। तो ये एक वजह बनी। गो के बाद में अभी तक ये माना जाता है कि जो मर्डर था वो जरदारी साहब ने करवाया था, कुछ लोग ये मानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी चपलिश भी रही। उसके बाद जी दूसरा ड्रॉबैक रहा कराची ऑपरेशन का। तो कराची जो ऑपरेशन है ये ड्रॉबैक क्यों रहा कि कराची ऑपरेशन 1992 में स्टार्ट हुआ, ऐसा ही है। हमने देखा था ऑपरेशन ब्लू फॉक्स जो है उसके नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया था। और ये जो ऑपरेशन ब्लू फॉक्स था ये स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हुआ था। तो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हुआ और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इनको मारा गया। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में जब दोबारा से हालात ख़राब हुए कराची के, हर रोज़ जो है वो हज़ारों लोग मरते, टारगेट किलिंग होती और बहुत ज़्यादा कराची के हालात ख़राब थे। तो ऐसे में नसीरुल्लाह बाबर साहब जो वज़ीर दाखिला थे, ठीक है, तो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया और वहाँ पे जो है वो तकरीबन कोई माना जाता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अकॉर्डिंगली या पीपल्स पार्टी के 3000 लोग जो है वहाँ पे मरे, लेकिन बहुत ज़्यादा फिगर था, इससे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो कराची ऑपरेशन हुआ जिस वजह से कराची मुल्क के हालात भी ख़राब हुए, मुल्क की इकॉनमी और ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि इकॉनमी का जो हब है, इकनॉमिक हब, वो कराची था। तो ऑब्वियसली कराची में ऑपरेशन तो फिर पूरे मुल्क के असर। ऊपर से नेपोटिज़म की अगर बात करें तो ये एक इंतहाई जो है वो ख़तरनाक एक काम रहा। क्या हुआ जी कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए, तो आसिफ अली जरदारी साहब को फर्स्ट टर्म में भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने ससुर को पोजीशन दी, इसी तरह सेकंड टर्म में भी जो है वो अपनी वालदा को, ठीक है, और साथ में अपने जो शोहर हैं आसिफ जरदारी साहब, इनको पोजीशन दी। आसिफ अली जरदारी साहब को इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो है वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बना दिया।
अब इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया, मतलब सारे का सारा पैसा इनके अंडर, इवन पूरे के पूरे सोने के ऊपर माना जाता है, इनको बिठा दिया कि भाई जो गोल्ड है उसकी फ्री में उसको पूरा का पूरा चार्ज इनके पास था। तो इन्होंने जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पैसा लूटा। उस टाइम पे तकरीबन $10 मिलियन के करीब जो है ये पैसा लूटा गया और बाहर जाके प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। इवन सरे महल जो है, सरे एक प्रॉपर्टी ली गई यूके के अंदर, ठीक है, एक सरे जो इलाका है सबसे महंगा इलाका माना जाता है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया जरदारी साहब ने, वो भी हुकूमत के पैसों से, यानी पाकिस्तानी अवाम के पैसों से। इसके अलावा FIA का इन्हें डायरेक्टर बनाया गया, IB का डायरेक्टर बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। तो ऐसे ऐसे ओहदे दिए गए कि हैरान होता है इस टाइम पे सोच के कि भाई ऐसा कैसे हुआ उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे कि भाई ये तो अपने ही जो है लोगों को नवाज रही है, वालदा को भी जो है वो पोजीशन दी और उन्हें भी अपने साथ रखा। तो नेपोटिज्म के बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और साथ में नेपोटिज्म की वजह से करप्शन हुई। और करप्शन किसने की? मिस्टर 10% जिनका नाम दिया गया, क्योंकि मिस्टर 10% का जो नाम था वो सऊदी अरब के जो शहजादे थे उन्होंने नाम दिया था कि भाई ये मिस्टर 10% हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद RGST जो है एक यानी हुकूमत जाने की सबसे बड़ी वजह बनी, जो सेल्स टैक्स था, क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी तो सेल्स टैक्स लगाया गया और ताजर दो थे। ये इशू फर्स्ट टर्म में बना था टैक्सेस का, सेकंड टर्म में भी हर गवर्नमेंट को ही टैक्सेस का इशू रहता है। तो सेल्स टैक्स जब बढ़ाया गया तो उस टाइम पे जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, ताजरों ने हड़तालें स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से जो है वो फिर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इकॉनमी बहुत बुरी थी क्योंकि सेकंड टर्म में 12 माह में इन्होंने 24 जो है वो विजिट्स किए बाहर के। आप अंदाज़ा करें 12 माह में 24 विजिट्स का मतलब एक माह में 2 विजिट, क्योंकि बहुत कम जो है ये पाकिस्तान में रहीं। अफसोस की बात यह है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की थी लेकिन बाहर घूमती रहीं। तो उसमें इनका ये मानना था कि अपनी इकॉनमी के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए रिलेशंस बिल्ड करती रहीं, लेकिन हकीकत में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुल्क को, इकॉनमी। हालांकि ये खुद इकोनॉमिस्ट थी, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थी और ये खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकी अपने पास थी सेकंड टर्म के अंदर। उसके बाद देखते हैं एंड ऑफ गवर्नमेंट के हुकूमत का खात्मा। ये सारे के सारे चार्जेस लगे तो असम्बली को जो है वो सदर साहब ने, जो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने क्या किया जी, डिसमिस कर दिया। असम्बली को डिसमिस किया और असम्बली को घर भेज दिया। अब जब असम्बलीज़ को घर भेजा गया तो जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वो उन्होंने क्या किया, वही काम किया जो नवाज़ शरीफ साहब ने फर्स्ट टर्म में किया था। कि उन्होंने क्या किया था कि भाई जब उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया 1993 के अंदर तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बहाल कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें जाना पड़ा। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी उन्होंने भी कहा क्यों ना ट्राई की जाए और जाया जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से वैसा ही कर दे जैसे पहला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि सारे जजेस ने एक जज को छोड़ के ये फैसला दिया कि भाई जो फैसला है डिसमिसल का 58(2)B का, जो कि आइन के तहत एक पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो वो असम्बली को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से असम्बली वापस बहाल नहीं हुई और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी जो है वो यानी कि उन बददिल हुई और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो एट द एंड अगर बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो करप्शन ही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल थी उसने पाकिस्तान को सेकेंड मोस्ट करप्ट कंट्री जो है उसका टाइटल दिया था। और किस वजह से दिया था? माना यह जाता है कि इससे सारे का सारा जो कुछ भी हुआ वो जरदारी साहब जो पीछे मौजूद थे तो उन जरदारी साहब की वजह से हुआ, क्योंकि सारी गवर्नमेंट जरदारी साहब खुद ही रन कर रहे थे, करप्शन सारी उनकी वजह से हुई। तो ये सबसे बेसिक जो है वो वजह बनी। तो यहाँ पे ये हमारा जो आज का जो लेक्चर है इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये हमने देखा किस तरह से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सेकंड गवर्नमेंट बनी, सेकंड टेन्योर बना, लेकिन उसके अंदर भी चैलेंजेस थे और वो सर्वाइव नहीं कर सकी, ना ही मुल्क को जो है कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा दे सकी और इस तरह से उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई।